please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पीएम मोदी आज महिला दिवस पर राजस्थान के झुंझुनू जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिला दिवस के मौके पर राजस्थान के झुंझुनू में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में संबोधन होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। मुंबई में डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दुबई से आए कुछ कंटेनर से करीब 2.5 करोड़ की चंदन की लकड़ियां बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में चोरों ने 5 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान चुरा लिया। कपिल देव ने एक इंटरव्यू के दौरान विराट कोहली को इंग्लैंड दौरे से पहले काउंटी क्रिकेट में खेलने की सलाह दी। पंजाब सरकार ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान नवजोत कौर को सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए का इनाम देने का फैसला किया। आईसीसी ने झड़प के आरोपों के बीच दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक पर मैच फीस का 25% जुर्माना और 1 डिमेरिट पॉइंट जोड़ा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर पर मैच फीस का 75% जुर्माना लगाया गया और 3 डिमेरिट पॉइंट जोड़े गए। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से नाराज टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने केंद्र की एनडीए सरकार से नाता तोड़ने का फैसला किया। इसका ऐलान खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने किया। और यह ऐलान उन्होंने अमरावती में बुलाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी के 2 मंत्री गुरुवार को इस्तीफा देंगे। इनमें नागरिक उड्डयन मंत्री पी अशोक गजपति राजू और केंद्रीय राज्य मंत्री वाईएस चौधरी शामिल हैं। I don't know why Mr. Narendra Modi ji is against our chief minister to Andhra people. यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए ये भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ अपना गठबंधन खत्म कर सकती है। चंद्रबाबू नायडू ने देर रात ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उन्होंने अपना फैसला प्रधानमंत्री को बताने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं मिल सके। चंद्रबाबू नायडू की शिकायत ये है कि केंद्र ने तेलंगाना के अलग होने पर आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का वादा किया था, जो मोदी सरकार बनने के करीब 4 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में बुधवार को जब वित्त मंत्री जेटली की ओर से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार किया गया, तो नायडू ने कुछ घंटों बाद ही एनडीए सरकार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। जेटली ने केंद्र से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे के बराबर सहायता देने का भरोसा दिया था। I do believe firmly that the state needs assistance, and in whichever way it is constitutionally permissible to pay that amount equivalent to the special status. सरकार ने जेटली के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुई। वहीं आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब सिर्फ 1 साल बचा है। आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी कि अगर मार्च के अंत तक आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो अप्रैल से उसके सभी विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन टीडीपी किसी भी सूरत में इस मुद्दे को विपक्ष के पाले में नहीं जाने देना चाहती। इसी वजह से करीब 4 साल तक केंद्र सरकार में शामिल रही टीडीपी का बीजेपी से मोह भंग हो गया। चंद्रबाबू नायडू के एनडीए सरकार से अलग होने के फैसले को बीजेपी ने अवसरवादी करार दिया। लोकल इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए अवसरवाद राजनीति करने के लिए जो एक कदम उठाया गया है, वो कदम से नुकसान होगा। टीडीपी के एनडीए सरकार से अलग होने के फैसले के बाद माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार में शामिल बीजेपी के मंत्री भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। श्री रविशंकर के अयोध्या वाले बयान पर जावेद अख्तर ने ट्वीट कर हमला बोला। जावेद अख्तर ने श्री रविशंकर के बयान को कोर्ट और सरकार का अपमान बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या विवाद सुलझने से देश सीरिया में तब्दील हो जाएगा। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा कि श्री रविशंकर ने यह कहकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया कि उसके फैसले को भारतीय नहीं मानेंगे। उन्होंने देश में गृह युद्ध होने की बात कहकर मौजूदा सरकार का अपमान किया है। उन्होंने देश को सीरिया में तब्दील होने की बात कहकर हम सभी भारतीयों का अपमान किया। दक्षिण कोलकाता के एक पार्क में कुछ लोग जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को पानी से धोते नजर आए। आरोप है कि त्रिपुरा में कम्युनिस्ट नेता लेनिन की मूर्ति गिराए जाने के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी के वामपंथी गुट के कुछ छात्रों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया।
लेकिन जैसे ही इस घटना का पता चला, प्रशासन की तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति की साफ सफाई कराई गई और उसे सफेद कपड़ों से ढक दिया गया। आरोप है कि सुबह के वक्त दक्षिण कोलकाता के एक पार्क में लगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस मूर्ति को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया। इस पर कालक लगी थी और इस पर एक पोस्टर भी लगाया गया है। किसी एक गुट ने यहाँ पोस्टर लगाया और साथ में यहाँ जो मूर्ति है उस पर कालक लगाई गई थी, लेकिन अब उसको जो है साफ किया जा रहा है। बांग्ला भाषा में इस पोस्टर पर एक कविता लिखी थी जिसका अर्थ है, तोड़ने का कारण बनाने का दम है, इसलिए तोड़ा क्योंकि सजा भी सकते हैं स्वप्न के बाद स्वप्ने सजाते हैं, हम अब भी सपनों के व्यापारी हैं। लेकिन इसके अंत में अंग्रेजी में रेडिकल लिखा था, इसलिए मूर्ति को तोड़ने का आरोप कट्टर वामपंथी विचारधारा के गुट पर लगा, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। मौके पर ममता सरकार के मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय भी पहुंचे और मूर्ति को दोबारा बनवाने का ऐलान किया। लेकिन राज्य सरकार के ऐलान के बावजूद प्रदेश बीजेपी ने घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया और मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना को बंगाल के अपमान से जोड़ दिया और कोलकाता की सड़कों पर मूर्ति तोड़ने के खिलाफ जबरदस्त रैली की। अगर श्यामा प्रसाद जी नहीं होते तो आज ये पश्चिम बंगाल भी भारत में नहीं होके बांग्लादेश या पाकिस्तान का एक हिस्सा होता। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पंडित नेहरू ने अपना राजनीतिक विरोधी होते हुए भी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया था। यह कांग्रेस का पक्ष था जहां दूसरी विचारधारा होते हुए भी पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी ने जगह दी, और आज एक और पक्ष है जहां मोदी जी इतिहास मिटाना चाहते हैं। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाया। किसी पार्टी का नाम लेना ये साबित करता है कि आप पहले से तय किए हैं कि आपको किसको टारगेट करना है। हालांकि सत्ताधारी तृणमूल समेत कई और पार्टियों ने मूर्ति तोड़े जाने की निंदा की। हरियाणा के झज्जर में एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम के बाहर जमीन पर कई पर्चियां पड़ी हुई दिखाई दी। आरोप है कि नकल के लिए इस्तेमाल ये पर्चियां क्लास के अंदर 12वीं क्लास की अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे छात्रों ने फेंकी, जिसके बाद कुछ लोग इन पर्चियों को वहां से उठाते हुए भी दिखे। आरोप है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े लोगों ने पहले ये पर्चियां कमरों में फेंकी थी और बाद में परीक्षा हॉल में बैठे छात्रों ने नकल करके इनको बाहर फेंक दिया। स्कूल में खुलेआम नकल के इस खेल की वजह से क्लास के बाहर पर्चियों का ढेर लग गया। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में चल रही बोर्ड की परीक्षा के दौरान पुलिस को भी तैनात किया गया था, लेकिन खुलेआम नकल को रोकने के बजाय पुलिस तमाशबीन बनी रही। जबकि स्कूल की छतों पर भी कुछ लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए और स्कूल की बाउंड्री पर भी कुछ लोग हाथों में किताब लेकर खड़े हुए दिखे। लेकिन इसके बावजूद परीक्षा के लिए तैनात किए गए सुपरिटेंडेंट ने दावा किया कि परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने में वो कामयाब रहे। अंकुश लगा है सर और प्रशासन का काफी अच्छा सहयोग है। लेकिन इस दावे से उलट गांव के सरपंच ने माना कि नकल पर नकेल अभी पूरी तरह से नहीं लग पाई है। पिछले सालों के प्रति 60-70% हमने कोशिश की रोकने की। बोर्ड परीक्षा में नकल को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त हिदायतें दी थीं, लेकिन इसके बाद भी नकल नहीं रुक रही। सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश जारी किया कि सीबीएसई के नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट और दूसरी परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीज के रिश्तेदार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबर है कि मुंबई की एक महिला ने मौत से पहले अपनी करोड़ों की संपत्ति संजय दत्त के नाम कर दी थी, लेकिन संजय ने अपनी इस फैन की संपत्ति लेने से इनकार कर दिया। 8 मार्च यानी महिला दिवस के मौके पर मुंबई से पुणे जाने वाली डेक्कन क्वीन नाम की ट्रेन को पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव चलाएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी जया बच्चन को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बना सकती है। राजस्थान के जैसलमेर में गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के सिवान में वेतन समेत अपनी दूसरी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर गए सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। झारखंड के गिरिडीह और बोकारो समेत दूसरे इलाकों में सुरक्षा बल ने 15 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके कई कैंपों को तबाह कर दिया। राजस्थान के टोंक में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसमें सवार 16 लोग घायल हो गए। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में अब लोक देवताओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। राजस्थान में अलग अलग जातियों में विशेष लोक देवता के प्रति आस्था है। ऐसे में राजस्थान सरकार अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में भगवान परशुराम, महर्षि नवल और महर्षि बालीनाथ की जीवनी पढ़ाएगी। बीजेपी का कहना है कि लोक देवता लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए उनकी जीवनी पढ़ाने का फैसला स्वागत योग्य है। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के इस फैसले को सियासी बताते हुए इसका विरोध किया। नए पाठ्यक्रम को जोड़ा जा रहा है और उसके अंदर वीर तेजा जी, महाराजा सूरजमल जी
या अन्य जितने भी लोक देवता हैं उनको इस पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि महापुरुषों से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है और पहले इन महापुरुषों के पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया और इतिहास के अंदर ऐसे लोगों को महापुरुष बताया गया जिससे जैसे अकबर को महान बताया गया। अकबर कैसे महान हो सकता है? अकबर एक जिसने विदेशी आक्रांता यहाँ आकर आक्रमण किया और ऐसे को महान बताया गया, जबकि वास्तव में तो महान वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। ऐसे लोगों की हमने पहले भी जब मैं शिक्षा मंत्री था हमने चलाया था, अपनी धरती अपना लोग, अपनी खेजड़ी अपना फूंक। अपनी धरती से जुड़े होने का उस प्रांत के बच्चों को जानकारी हो तो मैं समझता हूँ ये आवश्यक है। जिन्होंने इस देश के लिए काम किया उनका सप्ताह आना चाहिए। अगर किसी वर्ग विशेष का ये लेके मतलब किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोगों का ये लेके आते हैं जिनका इस देश के अंदर कोई योगदान नहीं, तो बात अलग है। बाकी लोक देवताओं और देवी देवताओं का अगर पाठ्यक्रम आता तो हम तो उसको स्वागत करते हैं। 8 राज्यों की 58 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। 23 मार्च को इन राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचेंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को बिहार से राज्यसभा भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को हिमाचल प्रदेश से टिकट दी गई, जबकि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाएगा। इनके अलावा सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश से और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला गुजरात से राज्यसभा पहुंचेंगे, तो भूपेंद्र यादव को राजस्थान से टिकट दी गई है और मनसुख मांडविया को गुजरात से राज्यसभा भेजा जाएगा। विजय माल्या का यार्ड जब्त कर लिया गया। ब्रिटेन में क्रू मेंबर का बकाया वेतन न देने को लेकर विजय माल्या के आलीशान यार्ड को जब्त कर लिया गया। महिला दिवस से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक पहल करते हुए सरोजनी नगर से साकेत तक पेट्रोलिंग में महिलाओं को भी शामिल किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने अतिक्रमण हटाने गई निगम की एक टीम के साथ हाथापाई के आरोपी एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को हाल में महागठबंधन में जुड़े हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने सीएम उम्मीदवार के लिए समर्थन का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी के दौरान तोहफे में बारातियों को 300 हेलमेट बांटे गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक आदमी पर मामूली विवाद में अपनी पत्नी को गोली मारकर घायल करने का आरोप लगा। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह की जमानत की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। श्रीलंका में खेली जा रही 3 देशों की T20 सीरीज में भारतीय टीम आज शाम 7 बजे बांग्लादेश से भिड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेली जा रही देवधर ट्रॉफी के फाइनल में आज कर्नाटक और इंडिया बी की टीमें आमने सामने होंगी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ट्विटर पर अपनी पत्नी के आरोपों पर सफाई दी, क्योंकि शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध रखने के आरोप लगाए और ये दावा किया कि शमी ने खुद उनको भी जान से मारने तक की कोशिश की। जिसके बाद ट्विटर पर मोहम्मद शफी ने सफाई दी कि ये जितनी भी खबरें हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में चल रही हैं, ये सब सरासर झूठ है। ये हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश है। ये मुझे बदनाम करने और मेरा गेम खराब करने की कोशिश की जा रही। शमी को ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि पत्नी हसीन जहां ने अपने आरोप फेसबुक पर भी लिख दिए थे। लड़कियों के साथ चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर ये सब मैं देखते गई, बर्दाश्त करते गई, संसार बचाते गई। शमी और हसीन जहां की शादी 5 साल पहले हुई थी और हसीन जहां का आरोप है कि शादी के कुछ वक्त बाद से ही शमी ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी। और यहां तक कि हसीन जहां ने शमी के पूरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। 2 ईयर से वो मुझसे खुला डिवोर्स मांग रहा है, मुझे मेंटल फिजिकल टॉर्चर कर रहा है, मर्डर तक करने की कोशिश करी। लेकिन हसीन जहां का आरोप है कि उन्हें सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब घर के कुछ कागज तलाशते हुए वो शमी की गाड़ी तक पहुंच गई। हमने ढूंढने के लिए गाड़ी पे गया, मैं गई तो वहाँ पे देखी कि ड्राइवर सीट के नीचे जो कारपेट लेग पैड है उसके नीचे 4 कॉन्डोम और HTC फोन वहाँ में था। हसीन जहां का दावा है कि गाड़ी से मिले शमी के फोन से ही उन्हें कई राज पता चले, क्योंकि फोन में न केवल कई शमी के सोशल मीडिया पर अलग अलग नामों से बनाई गई प्रोफाइल का पता चला, बल्कि कई लड़कियों से हुई आपत्तिजनक चैट भी मिली। जिसके बाद गुस्से में आई हसीन जहां ने न केवल ये चैट सोशल मीडिया पर डाल दी, बल्कि उनके प्रिंट आउट लहराती हुई मीडिया को भी दिखाने लगी। हसीन जहां के मुताबिक इसी फोन से उन्हें यह भी पता चला कि दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद भारत आने से पहले शमी ने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ दुबई के होटल में रात बिताई थी। वो दुबई में रुका, पाकिस्तान की एक लड़की नाम की उस लड़की को बुलाया, उस होटल में उसके साथ रहा, सेक्स किया उसके साथ। हसीन जहां का दावा है कि वो शमी को तलाक नहीं देंगी, बल्कि उनसे कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। डिवोर्स तो मैं उसे जिंदगी में नहीं दूंगी।
शमी की पत्नी के मुताबिक वो अभी अपने वकील का इंतजार कर रही हैं, जो फिलहाल कोलकाता से बाहर गए हुए हैं। वकील के कोलकाता लौटते ही शमी के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू होगी। जितने इल्ज़ाम ये मुझ पर लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं और इनका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे पता नहीं क्या चल रहा है क्योंकि मैं अभी मैच में बिजी था, सब कुछ था। सो जहाँ तक सवाल 5 साल का, तो ये आज ही क्यों निकला? पिछले 5 साल से निकलने में इसको इतना टाइम कैसे लग गया? सो ये मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश है। देखो वो ना तो मेरा मोबाइल है, ना मेरा नंबर है और ना मेरी वो चैट है, तो मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों का कैश, गहने, 2 पिस्टल और काले जादू में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया। पुलिस का दावा है कि आरोपी पुराना खजाना दिलाने का लालच देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। अगर ये काला जादू मंत्र पड़ेगा तो ये पूरा निजाम मैसूर टिप्पू सुल्तान का खजाना निकाल। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद यूसुफ, मेहताब हुसैन और उसकी पत्नी सकीना फातिम के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक रुस्तम पटेल नाम के एक कारोबारी की शिकायत पर उसने आरोपियों को शिकंजा कसा। आरोपियों ने कारोबारी को एक लड़की की तस्वीर दिखाकर उसे 400 साल पुरानी महारानी बताया था और उसका खजाना दिलाने का लालच दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 से 5 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के एक होटल में एक महिला और उसकी बेटी पर होटल कर्मचारी से बदसलूकी और तोड़फोड़ का आरोप लगा। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने त्रिपुरा में तोड़ी गई लेनिन की मूर्तियों के मामले को लेकर आरएसएस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति है, ये उसका प्रतीक है कि किसी तरह देश में समाज बटे। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर एक गौशाला में आग लगाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पैसों के लेन देन में एक आदमी की पत्थर से कुचलकर की गई हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के अपने चौथे मैच में भारत ने मेजबान मलेशिया को 5-1 से हराकर प्रतियोगिता में पहली जीत हासिल की। फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप में 19 साल के एथलीट तेजस्विन शंकर ने 2.28 मीटर की ऊंची कूद के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट भी हासिल कर लिया। अफगानिस्तान क्रिकेटर मोहम्मद शहजाद को आईसीसी ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के एक मुकाबले के दौरान अनुशासनहीनता के मामले में 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा। आरोप है कि संगम विहार की रहने वाली 12 साल की एक लड़की की मौत समय से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन न मिलने से हुई। परिजनों का आरोप है कि लड़की के ऑपरेशन की तारीख को डॉक्टरों ने बार-बार आगे बढ़ाया और तबियत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने सफदरजंग के डॉक्टरों पर पैसे लेकर जल्दी ऑपरेशन करने का भी आरोप लगाया। जी हमारे लड़की के साथ तो ऐसे तो डॉक्टर ले गए थे हॉस्पिटल, तो 2 तारीख में तो वहाँ से बताया कि इसको ब्रेन टीबी हो गया है, इलाज चल रहा था। उसके बाद इलाज चलने के बाद बोला न्यूरो सर्जरी में जाना है, ब्रेन का ऑपरेशन करवाना है। वहाँ जाने के बाद 3 दिन तक भूखा रखा और डेली यही परेशानी करते रहते कि आज होगा कल होगा। तो डेट बढ़ता रह गया और उसकी हालत गंभीर होता रह गया। बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहने वाले लोग अब एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर की इस सेवा को हेली टैक्सी का नाम दिया गया है। फिलहाल जो सेवा शुरू की गई है उसके तहत बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हेलीकॉप्टर के जरिए सफर किया जा सकता है। दोनों जगहों के बीच कुल 70 किलोमीटर की दूरी है। कार से ये फासला तय करने में करीब 2 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए ये दूरी केवल 15 मिनट में तय की जा सकती है। हालांकि लोगों को इसके लिए भारी भरकम किराया देना होगा। हेली टैक्सी की एक सीट का किराया 4130 रुपये रखा गया है। हेली टैक्सी में एक साथ 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें सवार होने के लिए सीट पहले से बुक करानी होगी। बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में इन्फोसिस समेत बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां हैं, जिनके हजारों कर्मचारियों को इस सेवा का फायदा होगा। तो वहीं भविष्य में इस सेवा का दायरा बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है।